बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। गर्मी इतनी शदीद और ऐसे में एक बुरी सी कॉल जिसने सच्ची बात है आज के दिन को बड़ा ख़राब किया। और ये कॉल कराची से आई, मिस हिना की कॉल थी। और जब उन्होंने बात अपनी मुकम्मल की तो मैं लिटरली लरस गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। वैसे तो दुनिया में ख़राबियाँ और ख्वारियाँ इतनी ज़्यादा हैं और इतनी इनकी वैरायटी है कि कभी कभी आप अगर उस पर सोचें तो आपको कोई इत्मीनान का रास्ता नहीं मिलता। इस खातून ने जिस बात का इंकशाफ किया, मेरी ज़िंदगी में तो पहली दफ़ा मैंने इस तरह की बात सुनी। उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ दुबई में काम करते हैं, मेरे घर में एक अपाहज जेठ हैं जो 52-53 साल के हैं और बहुत साल पहले यानी बचपन में या जवानी में उनका हादसे में उनके टांगें माजूर हो गई और फिर वो सारी उम्र व्हील चेयर पर रहे। तो अब वालदा जो सास हैं वो बूढ़ी हो गई हैं, तो मुझे ही उनको आगे पीछे करना होता है, खाना उनको खिलाना होता है, उनकी टेक केयर करनी है। तो घर में हम 3 लोग हैं। मियाँ मेरे बहुत अच्छे हैं, अच्छा कमाते हैं, हमें अच्छा खिलाते हैं। पर जब जब वो आते हैं तो आके उनके साथ मेरा रिश्ता एक ही है कि वो बहुत संजीदा रहते हैं और मेरे साथ आके बहुत कम हुआ कि गुफ्तगू करते हैं, रात को अपनी वो ज़रूरत पूरी करते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वो वापस चले जाते हैं। इस बीच में एक आध हफ्ता वो ज़्यादा रहे लेकिन फिर वो वापस चले जाते हैं। और उस घर में मैं हूँ, मेरी सास हैं और मेरे जेठ हैं। और मैं पूरे दिल से ईमानदारी से इस घर को अपना के इनकी खिदमत करने में लगी हुई थी। पर फिर उस हादसे का आगाज़ हुआ जिस वजह से मैंने आपको फ़ोन किया। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिसेज़ अब्दुल वाहिद पिछले दिनों तशरीफ़ लाईं और उनके साथ एक जवान बेटा था और उस बेटे के साथ भी एक बेटा था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, सर आपने पहचाना, मैं उस ज़माने में DPS में पढ़ाती थी। ये गालबन 92-93 की बात है। मैं अपने बेटे को लेके आपके पास आई थी और तब ये 8वीं और 9वीं में था और इसने आपसे एक अजीब सा सवाल किया था। उस बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर अब आप, उस वक्त मैं एडिटर था फूल का, कि आपको इतने सारे लोग जानते हैं, मारूफ़ हैं, मशहूर हैं और लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, कोई ऐसा काम है जो आपका करने को जी चाहता है पर आप कर ना सके हों? तो मैंने उसे हंसते हुए कहा था, हाँ एक काम है, मेरा जी चाहता है कि अगर मेरे लिए मुमकिन है तो 1 माह की मैं छुट्टी लूँ दफ्तर से और किसी कार मकैनिक के पास चला जाऊँ और मैं जाके कार का पूरा इंजन खोलना, बंद करना, कार की मुरम्मत करना, ज़ाहिर है जो जितनी रंग बिरंगी आती रहती हैं उनको मैं देखूँ और मेरा हाथ उस पर रवा हो। तो उसने हैरत से कहा, वो क्यों? तो मैंने कहा, बेटा एक तो ये स्किल है, दूसरा सारी उम्र कार अपने चलानी होती है। बीच में जब कहीं कोई छोटा मोटा मसला होता है तो आप बिल्कुल हाथ पांव तोड़ के बैठ जाते हैं कि अब वो मिस्त्री आएगा, मैकेनिक आएगा तो ही आपकी गाड़ी आगे चलेगी, वरना बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। तो बंदे को इतना मजबूर भी नहीं होना चाहिए। आपकी बाइक हो, आपका साइकिल हो, तो उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। छोटी मोटी मरम्मत तो आप खुद कर सकें। ऐसी गाड़ी के बारे में, यानी आप जिस चीज़ को भी, अभी जो दोस्त चलाते हैं कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर के सारी चीज़ें आती हैं, ज़ाहिर है वो बिल्कुल उस वक्त सुकून में होते हैं। जिनको नहीं आता वो वहाँ स्टक हो जाते हैं, बहुत सा वक्त ज़ाया होता है। ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो आपके नेहा खाना दिल में होती है और होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, उस वाक़े के बाद कोई महीना गुजरा होगा, 2 माह गुजरे होंगे, एग्ज़ाम हुए 8वीं के और बच्चा ने फिर 9वीं में जाना होता। जो बीच में छुट्टियाँ होती हैं तो उस रोज़ मिसेस मेजर सलीम अपने बेटे को लेके आई तो उन्होंने डांगरी पहनी हुई थी बेटे ने। तो मैंने पूछा, ये क्या? तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मेरे पास ये 2 माह की छुट्टियां हैं तो मुझे किसी अच्छी बड़ी वर्कशॉप पे डाल दे। तो उन्होंने डिफेंस में एक बहुत अच्छी वर्कशॉप थी, वहाँ पे ज़ाहिर वहाँ सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते थे और एक अच्छा माहौल था कॉरपोरेट वाला, तो वहाँ उन्होंने उनको डाल दिया था। और वो सिर्फ ये बताने आए थे कि बातों का असर होता है। इनफैक्ट जिस वजह से ये बात आपको मैंने सुनाई, ऑस्ट्रेलिया से अहमद साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, सर आप जब पहले कहते थे हमें तो बाज़ हम सोचते थे कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर जब अभी आपने अपनी बेटी का तज़किरा किया, आपने उससे UPS ठीक कराया और उसे ऑन कराया और घर के छोटे मोटे कामों में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, तो आप भूले नहीं होंगे मेरी 7 बेटियाँ थीं और उनमें से 2 के साथ मैं आपके पास आया था और आपने मुझे तब कहा था कि अपनी बच्चियों को जूडो कराटे ज़रूर सिखाइए, किसी न किसी की नाक की हड्डी ये तोड़े,
किसी न किसी का बाजू तोड़े, उसके बाद ये इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करेंगी। कोई डर खौफ, चूँकि 7 बेटियां हैं तो ऐसे में आमतौर पे सब लोग डराते हैं, इनका भाई कोई नहीं है, ये बेचारी क्या करेंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उनमें से 2-4 को फिर शेर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। छुई मुई बनना तो भाई डिफ़ॉल्ट वो लड़कियां छुई मुई बन जाती हैं, पर अंदर से आपको तगड़ा बनाना चाहिए। और मैंने जिन जिन बच्चियों को या उनकी माओं को या उनके अब्बों को ये मशवरा दिया और उन्होंने उस पर अमल किया, उनकी बच्चियों ने बहुत सुख के दिन काटे, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि कभी उनके बहन भाइयों को कोई थ्रेट होती ख़ानदान में से, उसके मियाँ की तरफ से, किसी अजीज़ की तरफ से या किसी क्लास फेलो की तरफ से, तो ये हमेशा शेर की बच्चियाँ वैसे पहुँचती जैसे ये 11 22 वाले पहुँचते हैं ना। ये तो खैर लड़ते नहीं हैं, तो वो तो जाके एक आध हाथ जड़ देती थी। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आते हैं कराची वाले मसले की तरफ। ख़ातिन हज़रात, ये सिर्फ कराची की तख़सीस नहीं है, ये पंजाब भी हो सकता है, ये KP के भी हो सकता है। क्योंकि बाज़ जगहों पे तो मेरे मुशाहिदे में ऐसी बातें आई हैं कि 60-60 65-65 साल के बाबे जब जॉब से रिटायर हो गए तो उस वक्त उनको बजाय इसके कि अल्लाह तौबा करें, मस्जिद की तरफ जाएं, नवाफिल की तरफ तवज्जो दें, ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें। ये 60-65 साल की उम्र आमतौर पे वो उम्र होती है जिसमें सेक्सुअली आप काम के नहीं रहते। अब उसमें 2 चॉइस हो जाती हैं, या तो आप फिर अपने आप को एक बहुत उम्दा फेज़ में ले जाते हो, अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, और दूसरा ये कि आपकी आंखों में हवस बढ़ जाती है, आपकी आंखों में, आपके हाथों में, आपके कानों में, आपकी ज़ुबान पे, क्योंकि जो काम आपका जिस्म नहीं कर सकता, तो जिसके बारे में रब ने कहा कि ये तुम्हारी ज़ुबान गवाही देगी, तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारे पाँव गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे कि तुमने इस गलत काम में आगे किया। मुझे याद है हमारी एक प्रोफेसर होती थी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी में, और वो बहुत उम्दा प्रोफेसर थी, पर आम तौर पे खाली जैसे आंखें होती ना, इस तरह की उनकी आंखें थी। उनके मियाँ उनके दोस्त भी थे, क्लास फेलो थे। एक हादसे में उनकी टांगे वांगे टूट गई, अपाहज हो गए, वो घर पे रहते थे। अच्छा, ही वॉज सो काइंड कि वो उनकी स्टूडेंट्स को घर बुलाते, उनको चाय पिलवाते, उनकी बड़ी खिदमत खातर करते, जो कि वो इल्म वाले थे तो उनको वो असाइनमेंटों में मदद करते। पर कभी कभी फिर ये होता कि उस घर में जो बच्ची उनसे मिलने गई होती, वो वापसी पे वो ना होती जैसी वो गई होती थी। उस घर में खानसामा था, वो भी मर्द था। उस घर में जो ड्राइवर था वो भी मर्द था। उस घर में जो रनर था वो भी मर्द था। जो खाकरूब था वो भी मर्द था। किसी को समझ नहीं आती थी कि मैडम उस घर में किसी औरत को क्यों नहीं टिकने देती। इनफैक्ट वो तो बाद में समझ आया कि जैसे उस आदमी ने, उसकी उम्र बढ़ती गई, 60-65 साल का था, तो अपने आप को वो शाइस्तगी, उम्दगी और एक इंसानी फेज़ में नहीं लेके गया, वो जानवरों वाले फेज़ में ले गया, जिसमें हवस थी, जिसमें आपकी एक डर्टी अप्रोच है वो ज़्यादा होती है, छूने का ज़्यादा ख्याल होता है। वो उन बच्चियों को बुला के उनको खिलाते पिलाते, फिर उनको बहाने बहाने से छू लेता था, और ज़ाहिर है बच्चियाँ उस पर खामोश हो जाती थी। एक आध थी जिसने आके बात की, पर बहुत से लोगों को मानने में एतराज़ था, मानने में उनका दिल नहीं मान रहा था। ये जो ससुर हैं, अगर वो इस तरह का निकल आए, जैसे जेठ है वो निकल आए, बाज़ बेचारी जो नर्सेज होती हैं उनको ऐसे बुरी नेचर के, पंजाबी में तो इस तरह के लोगों के लिए लफ्ज़ बाकायदा कहे जाते हैं, बड़े बुरे बुरे, इस तरह के मिल जाएं तो इनसे कैसे नुबुर्द आज़मा हुआ जाए। वो बच्ची उसको नहीं संभाल सकी। उसने कहा कि सर वो मेरी इतनी तारीफ़ करता है, मेरे बालों की, मेरे होंठों की, और मुझे बार बार छूता है। धीरे धीरे उसने मुझे बुला के मुझे बोसा देना शुरू किया, किस करना शुरू किया। फिर ये मुझे शुरू में बुरा लगा, फिर मैं उसके पास से गुज़रती हूँ तो मेरी एक एक अदा पे वारी वारी जाता है, मेरे कपड़ों पे, मेरी अदाओं पे। वो इतनी मेरी तहसीन करता है कि मुझे अपना मियाँ गूंगा लगने लगा है, मुझे अपना मियाँ जहर लगने लगा है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जानवर है, जानवरों की तरह आता है। पर इस बीच में जो बहुत बुरा हुआ, उस मेरे जेठ ने, चूँकि फ़िज़िकली ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म, तो उसने मेरे साथ हाथों से करना शुरू किया, और फिर मुझे ओरल सेक्स की तरफ ले गया, और मैं उसमें हौले हौले उसकी आदी होती गई। कुछ अरसे से मैंने आपको सुनना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो ठीक नहीं है। अब मैं उस हालत गुनाह से निकलना चाहती हूँ। मैं कैसे निकलूँ? वो उसने मुझे मक्खी की तरह घेरा हुआ है, मेरे गिर्द एक ऐसा जाल बुना हुआ है कि मैं उस जाल से निकल नहीं पाती। ख़ातिन हज़रात, वो सारे मर्द जो पाकिस्तान से बाहर हैं,
या दूसरे शहरों में जॉब करते हैं, मैं अगर एक लम्हे इस चीज़ को छोड़ के आपसे मुखातिब होकर ये कहूँ कि ए अल्लाह के बंदो, तुम दफ्तरों में तो गूंगे नहीं होते, वहाँ तुम दोस्तों में हंसते हो, बोलते हो, कह के लगाते हो, उनके साथ खानों पे जाते हो, तो अपने घरों में जाके तुम्हें क्यों मौत पड़ती है? वो जो टोटल तुम पे डिपेंडेंट है, उससे बातें करना, उसके साथ मजाक करना, उसके साथ छेड़खानी करना, उसके साथ यूँ समझो उसके साथ खेलना, ये तुम पे वाजिब है, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। खुदा ना खास्ता तुम ये नहीं करोगे तो इनफैक्ट इंसान अगर अंदर से मजबूत ना हो, उसकी दीनी ओरिएंटेशन मजबूत ना हो, सोसाइटी ने और सोशल सेटअप ने और वालिदैन ने अगर उसको कभी इस मौजू पे बात ही नहीं की हुई, तो जब भी उसके कानों को कुछ चीज़ें भली लगेंगी, उसके जिस्म को कुछ टच भले लगेंगे, चाहे वो बैड टच हो, वो होले होले गुड टच में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं तो ज़ुमा आपका होगा। आप ना गूंगे होते, आपने ना अपनी कुर्बत को यूँ उसे महरूम किया होता, और ना कभी आपने अपनी ज़ुबान से वो जुमले जो आपको कहने चाहिए थे, आप आसपास तो कह देते हैं, उसे कहते हुए क्या तकलीफ़ होती है? ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ निकाह करने के बाद एक बीवी नहीं आई, एक जीती जागती इंसान की ऐसी पर्सनैलिटी और शख्सियत है कि जैसे भूख लगती है ऐसे उसके कानों को अच्छे लफ्ज़ भी चाहिए, ऐसे उसको मोहब्बत वाला लम्स भी चाहिए, ऐसे उसको आपकी वफा भी चाहिए। जब आप उसे इससे महरूम कर देते हो तो कोई भी अपाहज, कोई भी ज़हनी तौर पे तेज़ और जिस्मानी तौर पे कमज़ोर आदमी भी उस पर गालिब आ सकता है, और उसको उसके ईमान से, उसको उसकी पाकीज़गी से, और उसको उसकी उस क़ुव्वत से जो सिर्फ़ आपके साथ उसको मिलनी चाहिए, वो खुशी, वो लज्जत, वो सुकून जो सिर्फ़ आपके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसकी कमज़ोरी आपको बनना चाहिए, किसी और को नहीं। अगर आप कमज़ोर हुए और आपने अकल से काम न लिया तो कितनी ही बच्चियाँ और कितने ही घर हैं जो बर्बाद होते हैं, और यूँ उस सफ़र पे वो जा निकलती हैं जिस पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। ये तो अक्लमंद है, उस बच्ची ने राब्ता किया क्योंकि उसका दिल कहीं ना कहीं से उसे बताता था उस खुशी के बावजूद कि दिस इज़ नॉट द राइट ट्रैक। जब आपका ज़मीर ज़िंदा होता है तो फिर आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। पर बंदा इतने नुकसान में जाए क्यों, पहले क्यों ना रुक जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।